तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो एसएससी परमार सर जो है वो एनटीपीसी के लिए जो सीरीज चला रहे हैं उसके हम सेट नंबर फर्स्ट का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे और इसके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो जब तक नवीन सर की सीरीज़ शुरू नहीं होती है तब तक हम इनका करेंगे, ठीक है। और अभी जो कुमार गौरव सर की भी जो सीरीज़ चल रही है एनटीपीसी, आरपीएफ, एमटीएस के लिए और एसएससी जीडी, मतलब चारों के लिए वो क्लासेस ले रहे हैं। उनकी क्लास भी इंपॉर्टेंट है, तो साथ में उनकी क्लास भी हम लेकर अभी चलेंगे जब तक नवीन सर की क्लासेस जो हैं वो शुरू नहीं होती हैं आरपीएफ के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि राजा राम मोहन राय ने किस सभा की स्थापना की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1814 और 1815 में की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 1828 में की थी। इन्हें राजा की जो उपाधि है वो अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी इन्हीं को कहते हैं। किनको? राजा राम मोहन राय को। मिरातुल अखबार, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, पर्सपेक्ट ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, ये इनकी पुस्तकें हैं। किनकी? राजा राम मोहन राय की। इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात कर लेते हैं तो इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा है और किससे लिखा है? तो आनंद मठ से लिखा है। प्रार्थना समाज की बात कर लेते हैं तो आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक थे और 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसमें दो अन्य मेंबर भी जुड़े थे, केशव चंद्र सेन और एमजी राणा ने, ठीक है। पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? तो परमहंस मंडली की स्थापना जो है वो 1849 में पांडुरंग के द्वारा कर दी गई थी। विवेकानंद की बात कर लेते हैं तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म होता है। हमने इनका जन्म क्यों बताया? क्योंकि इन्हीं के उपलक्ष्य में भारतीय युवा दिवस जो है वो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में। और इनका जन्म इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म होता है। और इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 4 जुलाई 1902 में इनका निधन हो जाता है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसका नाम क्या था? तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इनका ओरिजिनल नाम, इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका वास्तविक नाम था। परमहंस सभा की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा परमहंस सभा की स्थापना होती है। और विवेकानंद के ये क्या थे? गुरु थे। विवेकानंद गुरु थे इनके, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के। रामकृष्ण परमहंस सभा की स्थापना कब होती है? तो 1 मई 1897 को इसकी स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर बेलूर मठ में मनाया जाता है। और शिकागो में इन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी। रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो रॉक मेमोरियल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेंटिंग पर आ जाता है कि पेंटिंग कहाँ कहाँ की है। पट्टचित्र कहाँ की पेंटिंग को बोलते हैं हम? तो उड़ीसा की पेंटिंग को हम पट्टचित्र के नाम से जानते हैं। अभी जो संडे को मॉक टेस्ट हुआ था आरपीएफ का, उसमें पैतकर पूछा गया था। क्या? पैतकर। और पैतकर कहाँ की थी? तो झारखंड की थी। कहाँ की थी? झारखंड की थी। मधुबनी की बात कर लेते हैं तो मधुबनी कहाँ की है? मिथिला और मधुबनी ये बिहार की पेंटिंग है। कलमकारी कहाँ की है? तो ये आंध्रा की है। अंधा व्यक्ति ही कलम नहीं पकड़ सकता है। फड़ की बात कर लेते हैं तो फड़ कहाँ लगती है? राजा के पास में फड़ लगती है। और फड़ कहाँ की है? राजस्थान की है। वॉरली, महावौर वौर से क्या याद रखेंगे? महाराष्ट्र को याद रखेंगे। थांगटा की बात कर लेते हैं तो थांगटा जो पेंटिंग है वो कौन लोग बनाते हैं? तो बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो थांगटा पेंटिंग बनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो 1986 में पर्यावरण यानी कि पर्यावरण एनवायरनमेंट संरक्षण अधिनियम। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 यानी कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी होती है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो उस कंपनी में बन रही थी और उसका रिसाव हो जाता है। कंपनी कौन सी थी? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो ये 1972 में आता है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लेते हैं तो ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है। सेलिबरी ग्रैंड यानी कि सेलिबरी ग्रंथि की बात कर लेते हैं तो ये क्या रिलीज़ करती है? तो एमाइलेज रिलीज़ करती है। और एमाइलेज का काम क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने का काम होता है। किसका? एमाइलेज का। स्टोमच यानी कि पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl के रूप में जानते हैं, ये हमारे पेट में होता है। और HCl का जो pH मान है वो 1.6 होता है, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं आगे। मूकस
मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसको स्टोमच की आंतरिक भाग को प्रोटेस्ट करता है। कौन? म्यूकस मेम्ब्रेन। छोटी आंत का क्या काम होता है? तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलेनम। ठीक है, इसमें क्या होता है? छोटी आंत में खाने का सर्वाधिक पाचन जो है वो हमारी छोटी आंत के द्वारा ही होता है। लीवर को हम क्या कहते हैं? मतलब लीवर में क्या क्या होता है? तो देखो, लीवर का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन टाइप का होता है। कैसा? रेडिश ब्राउन टाइप का लीवर का कलर होता है। कुफर सेल से ये बना होता है। किससे? कुफर सेल से ये बना होता है। और लीवर में ही पित्तरस, जिसको हम बाइल जूस के नाम से जानते हैं, पित्तरस को स्टोर करके रखता है। और पित्तरस को स्टोर करके कौन रखता है? तो गैल्वाड्रोर में ये जो पित्तरस है ये इकट्ठा होता रहता है। इसके आगे चलते हैं। पैनक्रिएटिक जूस का मतलब क्या है? ये ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन, प्रोटीन और लिप्से जो है ये क्या करता है? ये फैटी एसिड होता है। प्रोटीन क्या होता है? इसमें एमिनो एसिड होता है। बेसिक मीडियम में होता है। पेप्सिन का मतलब क्या होता है? ऑडिस मीडियम में ये होते हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत बायोलॉजी अच्छी तरीके से पढ़ी है तो ही आपके समझ में आएगा, वरना ये आपकी समझ में नहीं आने वाला है। उंगली नुमा संरचना किसमें होता है? यानी कि जिसको हम बिली कहते हैं। तो खाने का अपशोषण सही से हो इसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। उंगली नुमा संरचना जो है वो किसकी होती है? तो खाने का अपशोषण सही से हो इसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। और सबसे लंबा यही होता है। कौन? उंगली नुमा संरचना। ठीक है, कितना होता है? लगभग में 7 से 8 मीटर ये होता है। चलते हैं आगे। भोजन जो है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? तो सबसे पहले हम मुंह में रखते हैं। आहार नली, आहार नली से मुंह में जाता है, मुंह से ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से स्टोमच में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। यानी कि अभी बताया था कि छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन सर्वाधिक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में रेक्टोसम में जाता है, फिर ओनस में। ओनस का मतलब है बाहर निकल जाना। ठीक है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? देखो, जो बड़ी है वो तो छोटी होती है और जो छोटी है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? 1 से लेकर 2 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, वजन की बात कर लेते हैं तो मास मैटर पर डिपेंड करता है। ठीक है, वजन जो है वो मास मैटर पर डिपेंड करता है, ना कि ग्रेविटी पर। और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। मान लो आपका वेट है वो तो हमेशा उतना ही रहेगा ना जितना रहेगा। ठीक है, लेकिन ग्रेविटी पर नहीं करता। ग्रेविटी पर कैसे? जैसे आपने सुना होगा कि पृथ्वी पर अपना वजन ज़्यादा होता है और चंद्रमा पर अपना वजन जो है वो थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो ग्रेविटी का असर हो सकता है वेट पर, लेकिन क्या अपना जो वजन है वो कम ज़्यादा हो सकता है क्या? तो नहीं रहता है। ठीक है, यही चीज़ इसमें लिखी है कि मान लो अगर आपका यहाँ पर पृथ्वी पर वजन 36 किलो है तो वहाँ पर आपका चंद्रमा पर वजन कितना हो जाएगा? 6 किलो हो जाएगा। 1/6 जो है वजन जो है वो घट जाता है। ठीक है, जी का मान कितना होता है? जिसको हम गुरुत्वीय बोलते हैं। तो जी का मान जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मान होता है। वेट कैसे मापते हैं? तो एम यानी कि मास मल्टीप्लाई जी। ठीक है, और एम इंटू जी इसका जो वेट है, वेट का फॉर्मूला होता है। दक्षिणी अमेरिका की बात कर लेते हैं तो स्थल आरुद्ध देश है। कैसा है ये? स्थल आरुद्ध देश है। वर्ल्ड का सबसे सूखा मरुस्थल जो है वो दक्षिणी अमेरिका में ही स्थित है, जिसको हम आटाकामा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी अमेरिका में ही सबसे हाईएस्ट पीक, जिसको हम माउंट अकानकागुआ के नाम से जानते हैं, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। वर्ल्ड की हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो यानी कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो भी दक्षिण अमेरिका में मिलती है, जिसको हम ओजस डेल सलाडो के नाम से जानते हैं, जो कि चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है। डबल लैंड लॉक के नाम से हम किसको जानते हैं? यानी कि जो दो समुद्री चीज़ों से घिरा हुआ वो दो बार। तो उज्बेकिस्तान और लाइलिचिस्तान, उज्बेकिस्तान और लाइलिचिस्तान को हम डबल लैंडलॉक कंट्री के नाम से जानते हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के नाम से हम किसको जानते हैं? तो एंडीज पर्वत को जानते हैं, जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। उरुग्वे की बात कर लेते हैं तो उरुग्वे ने 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। कोस्ट लाइन यानी कि
समुद्री तट रेखा की बात कर लेते हैं तो सबसे लंबी समुद्र तट रेखा जो कि गुजरात की है, कितनी है? गुजरात की है, ठीक है। और वैसे अगर ओवरऑल बात करें भारतीय तट रेखा की तो 7516 किलोमीटर है। मेनलैंड की बात कर लेते हैं तो 6100 किलोमीटर के समथिंग में मेन है, ठीक है। शॉर्टेस्ट की बात कर लेते हैं तो सबसे कम जो है वो कहाँ की तट रेखा है? तो गोवा की तट रेखा है। GAT ऐसे याद रखेंगे, सबसे लंबी गुजरात की है, उसके बाद में आंध्रा की है, उसके बाद में तमिलनाडु की है, ठीक है। कितने राज्यों से तटरेखा मिलती है? तो 9 राज्यों से भारत की तटरेखा जो है वो मिलती है और 4 यूनियन टेरिटरी से मिलकर बनी होती है। ध्वनि की बात कर लेते हैं तो ध्वनि की जो चाल है वो निर्वात में बिल्कुल भी नहीं होती है। निर्वात का मतलब है जहाँ पर कोई भी ना वायु हो ना कुछ हो, मतलब वायु जहाँ पर ना हो वहाँ पर निर्वात हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर वायु नहीं होगी वहाँ पर आपको ध्वनि नहीं सुनाई देगी। अनुदैर्घ्य तरंग की बात कर लेते हैं तो अनुदैर्घ्य तरंगें वो होती हैं जो दिशा की ओर जाती हैं। किसकी? दिशा की ओर जो जाती हैं उन्हें अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ठीक है, जिनमें दिशा नहीं होती है। लाइट वेव की बात कर लेते हैं तो लाइट वेव जो है ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। साउंड की स्पीड जो है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद लिक्विड में होती है और सबसे कम जो है वो गैस में होती है। सॉलिड का मतलब है अगर आप किसी में मान लो कोई सॉलिड चीज़ है, ऐसे मान लो कि स्कूल में घंटी जो होती थी ना, बड़ा सा घंटा जो टंगा रहता था, उसमें अगर आप किसी चीज़ को मारते थे तो बहुत तेज़ आवाज़ होती थी। इसके बाद लिक्विड, आप पानी में जब डूबते हैं तो आपको आवाज़ तो सुनाई देती है लेकिन बहुत कम आवाज़ सुनाई देती है। और गैस में अगर आप हैं तो गैस में आपको आवाज़ सबसे कम सुनाई देगी। एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं तो एल्यूमिनियम अयस्क जो है वो किसका है? तो बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है। और अयस्क बॉक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मिलता है। और अगर अन्य देश की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। फुल फॉर्म पर आ जाते हैं कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो H से होता है हाइपर, T से होता है टेक्स्ट, T से होता है ट्रांसफ़र, P से होता है प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL की बात कर लेते हैं तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ALU की बात कर लेते हैं तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। GPU की बात कर लेते हैं तो G से ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। BIOS, B से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म होता है। टिम बर्नर्स ली के द्वारा WW की खोज की जाती है जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन अनुसंधान से आता है कि कानपुर में कौन सा अनुसंधान स्थित है? तो दलहन, जिसको हम इंग्लिश में पल्सिस के नाम से जानते हैं। दलहन और चीनी का जो अनुसंधान है ये कानपुर में स्थित है। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। शुगरकेन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? कोयम्बटूर में स्थित है। राइस अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। तंबाकू के लिए अनुसंधान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ड्रग्स के लिए अनुसंधान कहाँ पर है? तो लखनऊ में ये स्थित है। अब दिल्ली में जो स्मारक बनी है तो किसकी बनी है? तो एडविन लुटियंस जिसको हम कहते हैं, लुटियंस की जो स्मारक बनी हुई है वो कहाँ पर बनी हुई है? तो इंडिया गेट के पास में लुटियंस की स्मारक बनी हुई है। अलाई दरवाज़ा और हुमायूं मकबरा की बात कर लेते हैं तो ये दिल्ली में स्थित है और हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी में किसका मतलब स्मारक स्थित है? तो अकबर की स्मारक स्थित है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? तो ये आगरा में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? तो अकबर ने इसको बनवाया था। और गुजरात विजय अभियान के बाद में इसको बुलंद दरवाज़ा को बनवाया गया था। मुगल में 4 बाग शैली चलती थी। कैसे चलती थी? 4 बाग शैली जो है वो चलती थी। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं तो इन्होंने अलाई दरवाज़ा और सीरी बनवाया था। सीरी का किला जो है और अलाई का दरवाज़ा है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया जाता है। हुमायूं ने दीन पनाह नामक सिटी की स्थापना की थी। किसकी? दीन पनाह नामक सिटी की। मनसबदारी प्रथा की बात कर लेते हैं तो ये अकबर के द्वारा 1571 में चलाई गई थी। UNSC जिसको हम
यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं, जिसमें 15 मेंबर हैं, 10 मेंबर स्थायी हैं और 5 मेंबर अस्थायी हैं। जो 10 मेंबर अस्थायी हैं इनके कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जिसमें अपना भारत भी शामिल है, और 5 जो स्थायी है इसको हम शॉर्ट ट्रैक FRACE के नाम से जानते हैं। F से फ्रांस, R से रसिया, A से अमेरिका, C से चाइना और E से इंग्लैंड। अपना भारत जो है वो किस में आता है, तो वो इन 10 में आता है, जिनके पास देखो ऐसे वीटो पावर इन 5 के पास में है, और जिनके पास वीटो पावर नहीं है वो इन 10 में स्थित है। सर्वाधिक बार अगर बोला जाए कि अस्थायी के रूप में किसको चुना गया है, तो जापान को सर्वाधिक बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, जो 10 बताया था हमने, जिसमें अपना भारत भी शामिल है। कालिदास की बात कर लेते हैं, तो कालिदास की जो पुस्तकें हैं कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये सब किसकी हैं, तो कालिदास की ये पुस्तकें हैं। कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी जो है, जिसमें कश्मीर का जो इतिहास है वो लिखा गया है, और किसमें लिखी है इन्होंने ये पुस्तक राजतरंगिणी, तो ये संस्कृत में लिखी हुई है। पुष्यमित्र शुंग की बात कर लेते हैं, तो इनका पुत्र था अग्निमित्र, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को इन्होंने हराया था, और फिर शुंग वंश की स्थापना की थी किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने ही पतंजलि के जो लेखक है वो कौन है, वैसे तो महाभाष्य है वो इन्हीं के ऊपर लिखी गई है। पाणिनि की बात कर लेते हैं, तो पाणिनि के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं वो पाणिनि हैं। ठीक है, पाणिनि पर्सन है और अष्टाध्यायी एक पुस्तक है। 13 महारत्न कंपनियों की बात कर लेते हैं, तो 13 महारत्न कंपनियों में फर्स्ट नंबर पर जो है, जिसको हम भेल के रूप में जानते हैं, जिसे हम भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड के रूप में जानते हैं। फिर आता है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर आता है CIL जिसको हम कोल इंडिया लिमिटेड के रूप में जानते हैं, जो कि जगदीशपुर में स्थित है। फिर GIL गेल इंडिया लिमिटेड, जिसकी शुरुआत जो है वो 1986 में होती है। बाकी HPCL, PFC, REC, IOCL, NTPC, ONGC, PGC, SAIL, OIL और PFC और REC, ये जो 14 हैं इस तरीके से जो है वो 13 महारत्न कंपनी है, 14 नहीं। उबंटू की बात कर लेते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स पर ये काम करता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम 8000 था, जिसको हम सुपर कंप्यूटर के पिता किसको कहते हैं, तो विजय P भटकर को सुपर कंप्यूटर के पिता कहते हैं। क्वांटम साइंस ईयर किसको कहेंगे, तो क्वांटम साइंस ईयर जो है वो 2025 को हम कहेंगे। बीमारी की बात कर लेते हैं, तो वायरस से बीमारी कौन कौन सी होती हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल होती हैं, जिन्हें हम आनुवांशिक कहते हैं, जो DNA और RNA के थ्रू हमारी बॉडी में आती हैं। ठीक है, उन्हीं को हम वायरस कहते हैं। ट्रिक है DRMISHRA, यानी कि डेंगू, मीजल्स जिसको हम खसरा कहते हैं, इन्फ्लुएंजा, सनसाइन फ्लू, हेपेटाइटिस में इस चीज़ को याद रखेंगे कि हेपेटाइटिस अगर आपको हो जाता है तो सबसे ज़्यादा आपके लीवर को इफ़ेक्ट करता है। R से रेबीज़, A से एड्स के लिए दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि एक HIV वायरस है। और एड्स को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एलिजा टेस्ट किया जाता है। BEST बेस्ट MP, क्या बेस्ट MP। B से बर्ड फ्लू, ठीक है। E से इंसेफेटिक्स, S से स्मॉल पॉक्स, T से कुछ नहीं होता है स्मॉल पॉक्स, जिनको हम छोटी माता के रूप में जानते हैं। और इसके लिए वैक्सीन किसने बनाई थी, तो एडवर्ड जेनर ने इसके लिए स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी। मम्स जिसको हम गलसुआ के नाम से जानते हैं, अपने गाल जो है वो फूल जाते हैं। P से पोलियो के लिए वैक्सीन किसने बनाई थी, तो जोनास साल्क ने बनाई थी। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV अभी बताया था 1 दिसंबर। एड्स के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो उस HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस उसका फुल फॉर्म होता है। और एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एंजीमी लिंक्ड इम्यूनो सोरोवेंट ऐसे
इसका फुल फॉर्म होता है। बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमी कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1997 में होती है और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश में कहाँ पर, तो ढाका में। बिम्स्टेक से ही इसके पूरे देशों के नाम पता चलते हैं, जैसे कि बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका। यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चन जो है एम से पूछा जाता है कि बिम्स्टेक में कौन सा देश नहीं है, तो यहाँ पर म्यांमार की जगह जो है वो अन्य किसी कंट्री का नाम रख देते हैं। टी से थाईलैंड, एन से नेपाल, बी से भूटान। ठीक है, इन सभी के एम याद रखेंगे, स्पेशली एम को, किसको, स्पेशली एम को याद रखेंगे। एम से क्या, म्यांमार। ठीक है, सार्क की बात कर लेते हैं, तो सार्क में कुल 8 देश आते हैं, जिसकी स्थापना 1985 में ढाका में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो वर्तमान समय में काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ पर, काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसमें 8 देश कौन कौन से हैं, तो इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और श्रीलंका है। कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 देश जो हैं वो सार्क में स्थित हैं। राष्ट्रीय आय की बात कर लेते हैं, तो NPP-8FC जिसको हम कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आय, तो समस्त अर्थव्यवस्था ही राष्ट्रीय आय पर डिपेंड होती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि NET हम किस तरीके से निकालते हैं, तो ग्रॉस माइनस डिफ्रेशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। ठीक है, सिर्फ इसमें ये चीज़ याद रखेंगे कि NDP किस तरीके से निकलती है, तो यहाँ पे देखो NDP है तो यहाँ पे GDP रखेंगे और माइनस डिफ्लेशन यानी कि मूल्यह्रास को रख देंगे। और NNP कैसे निकलता है, तो यहाँ पर बीच में ये N लगाएंगे यानी कि GNP। अगर NDP है तो शुरुआत में GDP लगाएंगे और अगर NNP है तो GNP लगाएंगे और माइनस मूल्यह्रास यानी कि डिफ्लेशन को हम रखेंगे। फैक्टर कॉस्ट बताने में इसका काम होता है। FC की बात कर लेते हैं, तो MP मिनिमम प्राइस माइनस नेट। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स इसको हम कहते हैं। FC किस तरीके से निकालते हैं, तो MP माइनस IT प्लस SUBS सब्स। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हम FC को निकालते हैं और NNP को हम किस तरीके से निकालते हैं, तो इस तरीके से NNP को हम निकालते हैं। 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है और किसके किसके बीच में होता है, तो महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच में जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में होता है। और राजा मान सिंह कौन थे, तो अम्बेर के ये राजा थे। ठीक है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर की जो है वो जीत होती है। और इसी के बाद में मुग़ल की स्थापना होती है 1526 के बाद में। 1556 की बात कर लेते हैं, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो 1556 में होता है। किसके किसके बीच में होता है, तो अकबर के बीच में और हेमू के बीच में ये होता है। ठीक है, अकबर को कौन लीड कर रहा था, तो बैरम खां जो है वो अकबर को लीड कर रहे थे। 1555 में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद में इसका पुत्र जो कि 13 वर्ष का था उसका उत्तराधिकारी बनता है, जिसका नाम अकबर था। ठीक है, लेकिन अब ये तो लड़ने के लायक नहीं था, तो इसका जो मतलब लीड जिसने संरक्षण करता है, जो अब अकबर जो है वो 13 साल का था, तो अकबर का जो लीड किसने किया था, तो बैरम खां ने किया था। इसीलिए यहाँ पे ये लीड जो है किसने की थी, बैरम खां आए हैं यहाँ पे। 1761 में जो है पानीपत का 3rd युद्ध होता है, जो कि मराठा वर्सेस अफ़गान के बीच में होता है, जिसमें मराठाओं की हार होती है और अफ़गान जो है वो जीत जाते हैं। अफ़गान में अहमद शाह अब्दाली जो है वो होते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, तो इंटरनेशनल कोर्ट का जो क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है यहाँ पर जो है वो द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पेरिस में स्थित है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। जेनेवा में किसके किसके हेडक्वार्टर हैं, तो WTO, WHO, ILO और WMO।
जिसको हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर हैं। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लियोन, फ्रांस में इसका इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन DC में स्थित है। 1944 में बने ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में IMF और ब्रिटेन वुड्स की स्थापना होती है। लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं तो लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, और हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोगों के सदन के रूप में जानते हैं किसको? लोकसभा को। इसमें चुनाव कैसे होते हैं? तो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं साधारण बहुमत प्रणाली से, ठीक है, जो कि UK यानी कि ब्रिटेन के संविधान से जो साधारण बहुमत प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। लोकसभा में मैक्सिमम कितने साल के लिए कार्यकाल होता है सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहे हैं, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। और 1 वर्ष जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगता है तो इनके जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड अपने आप हो जाते हैं। पहली मीटिंग कब होती है? तो 13 मई 1952 में लोकसभा की पहली मीटिंग होती है। मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं? तो मैक्सिमम सदस्य जो है 552 हो सकते हैं, लेकिन करंट में कितने हैं? तो करंट में 550 सदस्य हैं। 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है जिसमें 2 एंग्लो इंडियन का पद जो है पहले भरा जाता था, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। लोकसभा से प्रेसिडेंट के द्वारा कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? तो 12 सदस्यों का चुनाव जो है वो राज्यसभा में किया जाता है, लोकसभा में नहीं, ठीक है। किसमें? राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसमें? राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में 530 सीटें जो हैं वो स्टेट की हैं और 20 सीटें जो हैं वो यूनियन टेरिटरी की हैं। और कुल लोकसभा सीट कितनी है? तो 550 है। अधिकतम कितनी हो सकती हैं? तो 552 हो सकती हैं। वर्तमान में कितनी है? तो 550 हैं। सिख गुरु की बात कर लेते हैं तो नानक देव जो है वो फर्स्ट सिख गुरु थे जिनके जन्म दिवस पर गुरु पूर्णिमा का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। गुरु गोविंद जो कि 10वें नंबर के गुरु थे और इनके उपलक्ष्य में जो है वो खालसा पंथ इनके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है वो खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। और कब? बैसाखी इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर जिनकी मृत्यु औरंगजेब ने इनकी मृत्यु जो है वो करवा दी थी, गुरु तेग बहादुर की, और ये 9वें गुरु थे। हरगोविंद सिंह जो कि 6th नंबर के गुरु थे, उन्होंने क्या किया था? तो अकाल तख्त की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अर्जुन देव की बात कर लेते हैं तो इन्होंने अमीर खुसरो के बेटे को इन्होंने पनाह दी थी और जहांगीर ने मरवा दिया गया था। किसको? अर्जुन देव को। गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना जो है वो अर्जुन देव के द्वारा की जाती है। किसकी? गुरु ग्रंथ साहिब की। गोल्डन टेम्पल के मतलब निर्माण की बात कर रहे हैं। किसकी? निर्माण की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अर्जुन देव ने। किसने? अर्जुन देव ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और गोल्डन किसने चढ़वाया था? तो रणजीत सिंह ने इस पर गोल्डन जो है वो चढ़वाया था। और अमृतसर की संधि कब होती है? तो 1809 में अमृतसर की संधि जो है वो होती है। और ये किस नदी के पास में है? तो सतलज नदी की बाउंड्री पर ये स्थित है अमृतसर मंदिर। सिक्किम की बात कर लेते हैं तो सिक्किम की जो है सीमा 3 कंट्री के साथ में मिलती है। 3 कंट्री, किसके? 3 कंट्री यानी 3 देश की बात हो रही है। और 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत इसको 22वां राज्य घोषित किया गया था। क्या? पहले 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, इसको अपनी भारतीय सीमा में मिला लिया गया था। फिर 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, इसको भारत का राज्य घोषित किया गया था। चांग्याल डेस्टिनी का रूल था यहाँ पर। सिक्किम में किसका रूल था? तो चांग्याल डायनेस्टी। किसका? चांग्याल डायनेस्टी किसको बोलते हैं? साम्राज्य को, ठीक है। डायनेस्टी, हाँ, साम्राज्य को ही बोलते हैं। त्रिपुरा बैंग से 3 साइड से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 साइड से, किससे? तीनों साइड से घिरा हुआ है, ऐसे याद रख लेते हैं। म्यांमार से कौन कौन की सीमा लगती है? तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है और मिजोरम की लगती है। पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं? तो मोल में पदार्थ की मात्रा को हम मापते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम केल्विन की बात कर लेते हैं तो केल्विन को हम किस में मापते हैं? तो C+273। अगर कोई चीज़ सेंटीग्रेड में है और
केल्विन में हमको उसको चेंज करना है तो 273 से हम उसमें प्लस कर देंगे। ज्योति तीव्रता किसकी इकाई होती है, तो कैंडेला जो है इसकी ज्योति तीव्रता की अरे मात्रक टाइप का जो होता है ना, ज्योति तीव्रता किसका, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, ठीक है। इसके बाद हम किस पर आते हैं, ये चीज़ और याद रखेंगे कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कब बराबर होता है, तो माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और 0 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ठीक है। तब दोनों जो हैं वो बराबर काम करते हैं, बराबर इनकी जो है कैपेसिटी होती है। सिल्वी कल्चर की बात कर लेते हैं तो फॉरेस्ट के अध्ययन को हम सिल्वी कल्चर के रूप में जानते हैं। पिसी कल्चर के रूप में हम मछली यानी कि मत्स्य के अध्ययन, मछली पालन के अध्ययन को हम पिसीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर के नाम से हम किसको कहते हैं, तो बागवानी जो है, बागवानी के रूप में हम इसको जानते हैं हॉर्टिकल्चर को। जूट में क्या होता है, जूट के उसको हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर, क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है जूट का वो पश्चिम बंगाल में होता है। मियावाकी के नाम से किसको जानते हैं, तो फॉरेस्ट ग्राउंड टेक्निक जो है वो हम मियावाकी को कहते हैं। निर्यात की बात कर लेते हैं तो निर्यातक कौन है सबसे ज़्यादा जूट का, तो बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। पहली जूट मिल जो है वो पश्चिम बंगाल में खोली जाती है, कब, 1855 में, ठीक है, जिसको हम एकलैंड माइल के नाम से जानते हैं। एकलैंड मील अलग है, माइल अलग है, तो मील कहते हैं, ठीक है। पादप जगत का वाइचर किसको कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को हम कहते हैं। फंगस की स्टडी क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर खोला गया था, तो उत्तराखंड में खोला गया था। नीलम संजीव रेड्डी की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, इसमें क्वेश्चन तो नहीं लिखा, लेकिन हाँ द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आज़ाद भारत में जन्मी पहली प्रेसिडेंट कब, 1947 के बाद, ये कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और पहली जनजातीय राष्ट्रपति भी किसको चुना गया है, तो द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। और सेकंड नंबर की राष्ट्रपति किसको चुना गया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी को चुना गया है। पहले नंबर की कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहले नंबर की राष्ट्रपति फीमेल थी। ये यहाँ पे ये हो सकता है कि सबसे कम एज में जो है या फिर यंगेस्ट, ये द्रौपदी मुर्मू जी के ही लिए है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका होता है राष्ट्रपति पद पर, तो राजेंद्र प्रसाद का सबसे लंबा कार्यकाल होता है, जो कि फर्स्ट राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया था, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सेकंड नंबर पर कौन रहते हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें कार्य किया गया था। थर्ड कौन है, तो जाकिर हुसैन जो हैं, जो दूसरे नंबर के तो उपराष्ट्रपति रहते हैं लेकिन तीसरे नंबर के राष्ट्रपति रहते हैं। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पद पर रहने वाले थर्ड नंबर की कौन है, तो जाकिर हुसैन हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट यानी कि दुनिया के सबसे लंबे मरुस्थल की बात कर लेते हैं तो अंटार्कटिका जो है इसको हम लार्जेस्ट डेजर्ट के रूप में जानते हैं। भारत के कोल्ड डेजर्ट के रूप में बात करें तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट है। और वार्म यानी कि गर्म, मतलब वार्म की बात कर लेते हैं तो अरावली के न्यू नॉर्थ वेस्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट स्थित है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेते हैं तो इन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद और दिल्ली चलो ये नारे किसके द्वारा दिए गए हैं, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए हैं। बाल गंगाधर तिलक की बात कर लेते हैं तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इनके द्वारा बीजी तिलक के द्वारा ये दिया गया था। भारतीय अशांति का जनक किसको कहते हैं, तो चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक बीजी तिलक को कहा था। और बीजी तिलक को यानी कि बाल गंगाधर को लोकमान्य तिलक की टाइटल दिया गया था। इनके द्वारा न्यूज़पेपर कौन कौन से निकाले गए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो मराठा निकाला गया जो कि इंग्लिश में था, और केसरी निकाला गया जो कि मराठी में था। बुक आर्किटेक्ट होम टू बेदा और गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऐसे समझो हिंदी में, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1894 में इनके द्वारा ही शुरुआत की गई थी, किसकी, शिवाजी उत्सव की और गणेश उत्सव की।
आर्किटेक्ट होम टू वेदा, ये देखो इनकी पुस्तक है, ये ऐसे ही पूछी जाएगी, आर्किटेक्ट होम टू वेदा। होम रूल लीग की स्थापना जो है वो 1916 में होती है। कब? 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना होती है। कब? 1916 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ बनता है? पुणे में बनता है। और एनी बेसेंट वाला मद्रास हेडक्वार्टर था और होम रूल इनके द्वारा था। ठीक है, होम रूल लीग की बात आएगी तो दोनों ही आएंगे। आपको इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी और बता देना ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और